Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. उन्होंने एक तंत्र बनाया निचले स्तर पे जिस तंत्र को भेद पाना दूसरे पार्टियों के लिए सारे अंतर विरोधों के बावजूद, सारे नाराजगी के बावजूद उस तंत्र को भेद पाना दूसरी पार्टियों के लिए बहुत मुश्किल हो गया। तो यहाँ पर एक बात एकदम साफ है कि ब्राह्मणों का एक बड़ा तबका उनको ऐसा लगता है कि हिंदुत्व की जब भी बात होगी तो वो तमाम दूसरी वजहों को छोड़ देंगे, हिंदुत्व उनके लिए सर्वोपरि हो जाएगा। जो बीजेपी का वोटर है वो 2017 से जो वोट कर रहा था 19 में वो सेटल हो गया बीजेपी के साथ, तो वही साइलेंट था, मतलब वो सेटल था, वो उसको मालूम था कि हमें बीजेपी को वोट करना, तुम चाहे जो कर लो। तो तमाम एग्जिट पोल आ चुके हैं और तमाम एग्जिट पोल की बात कर लें तो सभी बीजेपी को बहुमत दे रहे हैं। कोई बहुमत दे रहा है, कोई प्रचंड बहुमत दे रहा है और इंडिया टुडे माई एक्सिस सर्वे ने तो प्रचंड बहुमत दिया है। इस प्रचंड बहुमत का जो ऊपरी आंकड़ा है वो 326 तक पहुंच रहा है बीजेपी और उसके सहयोगियों को जोड़कर, और ये 2017 से भी ज्यादा है। तो क्या ग्राउंड पर भी यही है? हमारे साथ कई पत्रकार हैं लखनऊ में, और जिन लोगों ने इसे कवर किया है, जिन लोगों ने इसके बारे में चर्चा की है, लगातार जमीन पर रहे हैं, ऐसे लोगों से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ नवलकांत हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, लगातार पैनी नजर रखते हैं और लखनऊ की इनकी अपनी एक अलग पहचान है। अमा जाने दो, ये खास करके इनका ऐसा टैगलाइन है जो कि अगर आप लखनऊ में चर्चा करें तो हर कोई उसे जानता है और सटायर उस पर ये लिखते रहते हैं। हमारे साथ ज्ञानेंद्र शुक्ला हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। हमारे साथ प्रशांत श्रीवास्तव हैं जो कि इंडिया टुडे में है, इंडिया टुडे मैगजीन में ग्रुप में है, और साथ साथ हमारे साथ आशीष मिश्रा हैं जो कि इंडिया टुडे मैगजीन के ब्यूरो चीफ हैं। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। सबसे पहले आप ही से शुरू करते हैं कि आज तक इंडिया टुडे ग्रुप का जो सर्वे आया है माई एक्सिस का, इसने तो प्रचंड बहुमत दिया है, सहमत हैं आप? जी देखिए, मैं पिछले काफी समय से एक वोट को लेकर कंफ्यूज था कि वो लाभार्थी वर्ग है कि नहीं है, और है तो वो बीजेपी को वोट करेगा कि नहीं करेगा। आपका जो एग्जिट पोल देखा, इसके अलावा सभी एग्जिट पोल इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि नहीं वो लाभार्थी वर्ग है और उसने वोट दिया है। तो मुझको लग रहा है कि आप लोग ने जो बताया है कुछ रिजल्ट भी उसी तरह का होने जा रहा है। चलिए, आपसे मेरा यही सवाल, जो आज तक इंडिया टुडे का सर्वे आया है, आप लोग भी जमीन पर हैं, आपको लगता है कि यह सर्वे सही है या उस दिशा में है? बिल्कुल, देखिए, सर्वे की अगर जब बात करेंगे तो सर्वे तो जमीन से ही आता है और लोगों से बात करके ही आता है। मीडिया के भी तमाम लोगों ने जब जमीन पर जाकर बातचीत की तो दो बातें बड़ी अहम थी। पहली बात, ये हमारे जहन में सवाल था कि क्या वाकई में सरकार से नाराजगी है, अगर नाराजगी है तो किस कदर की सरकार को लोग हटाना चाहते हैं, और क्या अखिलेश यादव को लाना चाहते हैं, इन दोनों की मात्रा कितनी है, क्या इतनी ज्यादा मात्रा है, इसकी तादाद इतनी शिद्दत है कि अखिलेश यादव को लाने वालों की मतलब शिद्दत ज्यादा है या फिर सरकार को हटाने वालों की। तो हमने हमेशा पाया कि पलटा भारी सरकार के पक्ष में इसलिए रहा कि अभी भी जो जमीन पर लोग हैं, लाभार्थी वर्ग की बात नवल जी ने की है, उसके अलावा जो लोग हैं उनमें अभी भी भरोसा मोदी और योगी का रहा है, उनके कामकाज का रहा है, और इसी वजह से शायद जो सर्वे आप जो दिख रहे हैं एग्जिट पोल में, वो एग्जिट पोल में भी कमोवेश तब्दील होते दिखाई देंगे। प्रशांत, आपको ये सर्वे पर कैसा लग रहा है कि ये सर्वे सही दिशा में है, ठीक ठाक है, मूड यही है, क्या है? अभिषेक जी, एग्जैक्ट फिगर बताना, मतलब मैंने पहले भी कहा था, फर्स्ट फेज से 7th फेज तक ट्रेवल किया, बट एग्जैक्ट फिगर बताना आसान नहीं है। लेकिन जो सर्वे इंडिकेट कर रहा है उससे साफ क्लियर हो रहा है कि जो दो चीजें खास हैं, खास तौर से जो फ्रीबीज यानी कि जो लाभार्थी हैं उनका असर, यानी कि और उसके अलावा राशन का जो असर है ही ग्रामीण क्षेत्रों में, और जो सख्त शासन यानी कानून व्यवस्था का शहरी क्षेत्रों में, तो ये दोनों का असर दिख रहा है इस सर्वे में। लेकिन अभी भी मैं ये कहूंगा कि एग्जैक्ट फिगर इसके आधार पर प्रिडिक्ट कर देना कि 288 से 326 के बीच में रहेगा या नहीं रहेगा, इट्स टू अर्ली टू से, हमें 10 तारीख का वेट करना चाहिए। तो आपको लगता है कि बहुमत का भी जो तमाम एग्जिट पोल्स ने दिया है कि बीजेपी को बहुमत दे रहे हैं, आप उससे सहमत हैं या आपको लगता है कि ये बहुत कांटे की लड़ाई? कांटे की लड़ाई है, लेकिन एज बीजेपी को ग्राउंड पर दिख रहा था और वो एज 7वें चरण तक बरकरार रहा। पश्चिम में पहले था कि पश्चिम में चुनाव फंसेगा, लेकिन मेरा आकलन तब भी ये था कि पश्चिम से ज्यादा पूर्वी में फंसेगा, जहां जातीय समीकरणों के बीच में बीजेपी फंसेगी। हो सकता है पूर्वी में थोड़ा सा ऐसा देखने को मिले, पश्चिम में लेकिन उस तरह से जिस तरह से लोग पहले अंदाजा लगा रहे थे कि भाजपा साफ है, ऐसा कुछ नहीं पश्चिम में होने जा रहा है। चलिए आशीष जी, आपको क्या लग रहा है, सर्वे सटीक है, सही लाइन पर है?
नहीं, मैं तो देखिए 10-11 साल से मैं इंडिया टुडे में काम कर रहा हूँ और मैं देखा हूँ इंडिया टुडे का हमेशा यूपी के लेके जो भी एग्जिट पोल आता है वो बिल्कुल सटीक आता है। मतलब मैं अपने अनुभवों से, और मैं क्योंकि मेरे पास तो मैं करता रहा हूँ, देखता रहा हूँ, तो बिल्कुल इस बार भी सही आएगा। पिछली बार भी जब आप 2017 में देखेंगे तो इंडिया टुडे में करीब जितनी सीटें तय थी उससे अधिक आई थी। तो मुझे कोई वजह नहीं लगती कि इस बार वो गलत हो जाएगा, क्योंकि अब और अपडेट हुआ है। अब हमारा इस बार सैंपल साइज ज्यादा बड़ा था। अब हम लोग हर विधानसभा सीट पे ज्यादा लोगों से मिल रहे थे, हर कास्ट के लोग से मिल रहे थे। अब महिलाओं का अलग सर्वे किया गया। जातियों में जो पहले हम लोग प्रजापति और ये सब जातियों को नहीं गिनते थे, इस बार निषाद प्रजापति के बीच में भी हमारी सर्वे एजेंसी गई है। तो मुझे लगता है कि इस बार वो ज्यादा एक्यूरेट है बनिस्बत पिछली बार तुलना में, क्योंकि उससे अपने पिछले जो अनुभवों से सर्वे काफी सीख भी ले रहे हैं। लेकिन ये बताइए कि अगर ये एग्जिट पोल बिल्कुल सही है तो इस प्रचंड बहुमत की वजह क्या है? इसका जो पोलराइजेशन है, मतलब इसका जो बीजेपी का जो 5 साल का काम था, स्पेशली जब 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे, उसके बाद ही बीजेपी संगठन ने और सबने ये समझ लिया था कि आने वाले 2022 के चुनाव में उनको एक तगड़ी चुनौती मिलने वाली है। तो उसके बाद से उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम लेके आए और जनता के बीच में आप देखेंगे कि जनता के बीच में कोई ना कोई समय उनका, आप कोई भी समय उठा लीजिए, उनका कोई ना कोई बूथ पर एक कार्यक्रम चल रहा था। उन्होंने हर कास्ट ग्रुप के नेता बनाए, वो पर्टिकुलर पॉकेट्स के नेता बनाए, उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दिया और उससे जो उन्होंने एक तंत्र बनाया निचले स्तर पे, जिस तंत्र को भेद पाना दूसरे पार्टियों के लिए सारे अंतर विरोधों के बावजूद, सारे नाराजगी के बावजूद, उस तंत्र को भेद पाना दूसरी पार्टियों के लिए बहुत मुश्किल हो गया। वही दिखा हमारे एग्जिट पोल में और वही नतीजों में भी दिखेगा। आपको क्या लगता है कि अगर बीजेपी प्रचंड बहुमत की ओर जा रही है, तो आपने लाभार्थी वर्ग का जिक्र किया, क्या लाभार्थियों के अलावा भी कोई और ऐसी इश्यू रहा जो कि बीजेपी को इस स्तर पर ले जा रहा है? देखिए, बीजेपी ने सब तरह के प्रयोग किए जो ट्रेडिशनल थे, जो जाति का कॉम्बिनेशन, जैसा आशीष जी जिक्र कर रहे थे कि छोटी जो जातियों की बात कर रहे थे जो आपके सर्वे में आई है, उनको भी इंक्लूड किया। वो 17 में ही प्रयोग कर चुके थे। उसी प्रयोग को अखिलेश यादव ने भी इस बार किया था। तो एक थोड़ा सा डर बना था कि कहीं डेंट तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह से महिलाओं ने आगे बढ़ के वोट किया, जिस तरह से लाभार्थी ने वोट किया, हिंदुत्व, अब जैसे काशी कॉरिडोर है, मैं ऐसे बहुत सारे वोटर को जानता हूं, मेरी बात भी हुई कि वो बीजेपी के वोटर नहीं थे और बीजेपी को कभी नहीं वोट किया, लेकिन इस बार वो शंकर जी के दर्शन किए और दर्शन तो शंकर जी किए और फायदा योगी जी को हो गया। तो बहुत सारी चीजें, जितने भी खाने होते थे, सबको दुरुस्त किया बीजेपी। तो क्या ब्राह्मणों की नाराजगी मुद्दा नहीं रही आपके हिसाब से? जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं की नाराजगी रही, वो सब मुद्दे नहीं रहे? देखिए, इसको तो मैं ऐसे कहूंगा कि ये नैरेटिव की बात होती है। नैरेटिव सेट किया जा रहा था, कैसे भांप लिया गया। क्या उस वक्त जब कहा जा रहा था, जिस वक्त विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, उसके बाद से ये मुद्दा बहुत तेज गरमाया कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की बड़ी नाराजगी हो गई। तो मेरी तमाम लोगों से, चूंकि मैं खुद उस कास्ट से बिलोंग करता हूं, इसके अलावा अपने तमाम लोगों से मेरी बातचीत हुई, मैंने जानने की कोशिश की पत्रकार होने के नाते कि उनके मन में क्या चल रहा है। उनमें से उनका ये मानना था कि जो ब्राह्मण है, अगर किसी अपराधी या उसको मारा जाता है, उसको हटाया जाता है, वो कानून व्यवस्था के लिए बड़ा खतरा है। तो उसको बल्कि सराहना हो रही थी। तो जमीन पर शायद ये बात उतनी वो पकड़ में नहीं आ रही थी, लेकिन अब जब सर्वे आ रहे हैं उसमें तो दिखाई दे रहा कि पॉलिटिकल पार्टियां नहीं पकड़ पाई, इसको तो सबने मुद्दा बना दिया। बीएसपी ने तो बाकायदा नाम लेकर के मुद्दा बनाया, आम आदमी पार्टी ने कहा, समाजवादी पार्टी ने उस एनकाउंटर्स की बात की, जो ब्राह्मण समाज। देखिए, जब मैंने नैरेटिव के जिक्र किया तो नैरेटिव अपने आप में एक एजेंडे के तहत काम किया जाता है और उस एजेंडे में ना सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज, बल्कि कहा जा सकता है कि बुद्धिजीवी वर्ग का भी एक बड़ा तबका इसमें शामिल रहा और शायद तमाम लोगों के हित इस सरकारों की वजह से अगर कहीं आहत हुए थे तो उनके लिए बहुत जरूरी था कि कोई ना कोई नैरेटिव सेट किया जाए जिसके बिना पर वो आगे आकर सरकार का मुकाबला कर सके, उनको घेर सकें। और ये नैरेटिव बनाया गया। लेकिन अभी जो नतीजे आ रहे हैं, जो अभी शुरुआती आकलन आ रहा है कि 65% से ज्यादा ब्राह्मण वर्ग ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया है। चलिए, तो इसमें ऐड करना चाहूंगा अभिषेक जी, ये जब ब्राह्मण वाला जब मुद्दा चल रहा था विकास दुबे एनकाउंटर के बाद, तो हमने इस पर स्टोरी भी किया था और उस समय जिन संगठनों के हवाले से ही हमने ये लिखा था कि ब्राह्मण वोट किस तरफ जा रहा है, उसमें से एक बड़ा संगठन ब्राह्मणों का था। अभी चुनाव से जस्ट पहले मेरी उनसे बात होती है और वो अपना लेटर जो है, अपना समर्थन लेटर यहाँ पे स्वतंत्र देव सिंह को सौंप रहे होते हैं, जो पूरा नैरेटिव खड़ा करने में जिनका बड़ा भूमिका थी। और उस समय ब्राह्मण चेतना परिषद बना था, जितिन प्रसाद जी उस समय इस मुद्दे को उठा रहे थे, वो भी इस समय बीजेपी में है। और उस समय और भी तमाम लोग जो उस समय उठा रहे थे, वो सब चुनाव जब आया तो वो इस तरफ ही दिखे। तो वो नैरेटिव सेट करना, उस नैरेटिव में वोट पड़ जाना, मतलब मुद्दा उठना, जैसे आवारा पशु का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा
मुद्दा था, लेकिन उस पर क्या वोट में वो तब्दील हो पाया। तो मुद्दा होना और वोट में तब्दील होना दो अलग अलग चीजें हैं। इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, मतलब ये तो मुद्दा था ही कि ब्राह्मणों वाला, इसका दूसरा काउंटर भी था कि अगर आप हरिशंकर तिवारी, मतलब विनय तिवारी का देख लें तो वो लोग अंत तक जो है इसको लेकर उठाते रहे, मुखर रहे, और वो क्या नाम है, आखिरी में समाजवादी पार्टी से लड़े और इस मुद्दे को उठाते रहे। लेकिन बहुत सारे ब्राह्मण संगठन ऐसे हैं, कई संगठनों ने उनके साथ अखिलेश जी को भी समर्थन दिया, लेकिन कई संगठनों ने जो शुरुआत में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खासतौर से मुखर थे, सोशल मीडिया पर लिख रहे थे, वो आखिरी में आके यहीं सामने भाजपा कार्यालय पे आके समर्थन दे गए। तो चुनाव में मुद्दे उठाना और आखिरी में समर्थन दे देना एक अलग चीज है। बीजेपी ने कमेटी भी बनाई, चाहे वो अब एक नैरेटिव को सेट करने के लिए बनाई हो, गुस्सा शांत करने के लिए बनाई हो, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी ने उसको उस क्राइसिस मैनेजमेंट भी किया ताकि ब्राह्मण वोट उनसे छिटके नहीं। चलिए, तो ब्राह्मणों को लेकर के चर्चा हो गई। ये बताइए, एक बहुत बड़ा तबका जो कि अखिलेश यादव के साथ आज भी खड़ा है और कहा यह जा रहा है कि प्रतिशत वोट जो है उनका 34-35% तक जा रहा है। तो 35% वोट, 34% वोट तो समाजवादी पार्टी को शायद ही पहले के चुनाव में कभी मिले हों। इतने बड़े वोट के बाद भी ये बीजेपी को प्रचंड बहुमत, ये चौंकाता नहीं है क्या? नहीं, देखिए, बीजेपी का आप 34% वोट पा रहे हैं। अब 2019 में बीजेपी ने तो 51%, अब आपको तो 50% वोट पाना चाहिए था बीजेपी को हराने के लिए। यानी कि जो बेंचमार्क है वो 50% का होने जा रहा है। देखिए, हमारे यहाँ सर्वे में 49-50% वोट दिखा रहा है। मतलब इसके मतलब बीजेपी जो 2019 में जितने % वोट पा रही थी, कमोवेश वो पूरे वोट उसके पास आ रहे थे। जो आज समाजवादी पार्टी को 34% पा रहा है, वो इसलिए जो मुस्लिम वोटर जरा भटक रहा था वो पूरा कंसोलिडेट हो गया उनके पास, या तो कंसोलिडेट हो गया, इसलिए आपको ये 34% हो गया। जिस तरह से यादव और मुसलमान वोटों के पास सपा के अलावा कोई विकल्प नहीं था, उसके अलावा इसके इतर जातियों के पास बीजेपी के अलावा कोई विकल्प नहीं था, तो इसलिए आप देख रहे हैं कि बीजेपी उतने आ गई 50%। ये क्या काउंटर पोलराइजेशन हुआ है इन दोनों वोटों की वजह? बिल्कुल हुआ है। अगर इतना आ रहा है, इतने परसेंट में, अगर बीजेपी को, हमारे सर्वे, हम सभी सर्वे की बात कर रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में हमारे पास सिर्फ एग्जिट पोल ही है, हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं। जब रिजल्ट आ जाएंगे तो रिजल्ट की बात की जाएगी, उस हिसाब से एनालिसिस की जाएगी। लेकिन हाँ, अगर एग्जिट पोल में आ रहा है तो उसका मतलब अब देखिए काउंटर पोलराइजेशन हुआ है कि क्योंकि इतने परसेंट, अगर 49% वोट पाना, ये एक अपने में बहुत सिग्निफिकेंट है, और उसको बरकरार रखना। आप 51% वोट आप 90 में पा रहे हैं और 49% के करीब आप इसमें पा रहे हैं, तो इसके मतलब आप अपने पूरा वोट शेयर आपका इंटैक्ट है, उसमें समाजवादी पार्टी का बढ़ रहा है, क्योंकि उनका जो थोड़ा बसपा को मुस्लिम मिल जाता था, यादव मिल जाता था, जो कांग्रेस को मुस्लिम मिल जाता था, वो पूरा इस बार समाजवादी पार्टी हो गया। तो इस बार ये बाइपोलर इलेक्शन होने के बाद जो है, ये पूरी सिनेरियो पूरा चेंज हो गया। थोड़ा सा मैं करेक्ट करना चाहूंगा, जो ब्राह्मण की बात, मैं थोड़ा सा उसमें अपनी बात कह दूं। देखिए, दिक्कत क्या है कि ब्राह्मण का वोट बैंक लेके सबसे ज्यादा कंफ्यूज पार्टियां थी। आप देखिए, उन्होंने कहा कि हम क्या लगाएंगे, ब्राह्मण को जोड़ा उन्होंने परशुराम जी से, उन्होंने कहा परशुराम जी का मंदिर लगाएंगे। आप बताइए, हम लोग सब ब्राह्मण समाज से आते हैं, 2 लोग हैं यहाँ पर, आप बताइए, मैं तो कि आपने कभी पूजा करने परशुराम जी के मंदिर गए हो? आपने बनाया है यहाँ मंदिर? मैं एक दिन गया था, वहाँ पुजारी कह रहा था, भाई साहब यहाँ लोग ही नहीं आते। तो देखिए, ब्राह्मण परशुराम से अपने आप को उतना कनेक्ट नहीं करता जितना वो श्री राम से करता है। इसीलिए जो बीजेपी का हिंदुत्व है ना, वही ब्राह्मण से जुड़ा हुआ है। यानी कि जिन लोगों ने ये नैरेटिव बनाई लेकर के परशुराम को आए, आपको लगता है कि परशुराम भगवान के तौर पर जो है वो कहीं ना कहीं राम और भगवान को अलग, परशुराम को अलग करने की कोशिश हुई क्या ब्राह्मण? ये हुआ कि भगवान श्री राम और उसका जब बीजेपी का एजेंडा था, उससे सामने परशुराम को खड़ा करने की कोशिश की गई। आप देखिए ना, बहुत तरीके से हुए। आप समाजवादी पार्टी की आप रैलियां देखिए, मैंने इस पे स्टोरी की कि अखिलेश यादव जो अपने रैलियों में जाए थे, उनको कम से कम मैंने जब जनवरी में मैंने स्टोरी की थी, उनको 300-350 गदाएं मिल चुकी थी, गदा। तो उसको रखने की जगह नहीं थी उनके पास कि इतनी से गदा रखी कहाँ जाएगी, तो बांट रहे थे वो। तो मुझे लोगों ने बताया कि भाई गदा तुम कहाँ लेके जाओ, ये तो गदा काफी आ गई है, जहां जाओ वहां गदा देते। तो उन्होंने बंटवारा करने शुरू किया। श्री राम जगह तो अगर तो हम श्री राम कर रहे तो हम हनुमान करते हैं, ठीक है, हम परशुराम करते हैं। एक्चुअली कह रहा है कि ये समझ नहीं पा रहे थे कि देखिए, बीजेपी का जो हिंदुत्व है, बीजेपी का जो हिंदुत्व है, वो काशी कॉरिडोर से जुड़ रहा था। ब्राह्मण हिंदुत्व जो था, वो अपने को अयोध्या मंदिर से रिलेट कर रहा था, वो परशुराम से उसकी भावना नहीं जाग रही थी, है ना, वो हनुमान से अपने को करता है। तो ये समझ नहीं पा रहे लोगों से कि हम अभी परशुराम जयंती मना लेंगे तो ब्राह्मण से टूट पड़ेगा। आप बताइए, आप जाइए ना किसी ब्राह्मण क्या पूछिए, उसके यहाँ क्या परशुराम जी की मूर्ति है क्या, उसके यहाँ नहीं होगी, उसके यहाँ मतलब मुझे पूरी गारंटी उसका नहीं होगी, क्योंकि वो परशुराम से उतना कनेक्ट नहीं कर रहा। परशुराम जी को का स्मरण करता है, लेकिन वो उसका उतना पूजा नहीं करता जितना वो। तो जब तक बीजेपी का जो हिंदुत्व है, वो बीजेपी का वो ब्राह्मणों पर ही टिका है हिंदुत्व। सॉफ्ट हिंदुत्व तो अखिलेश यादव ने भी किया, सब जगह मत्था टेके, सब जगह मंदिर गए, तो उसका असर उनको नहीं मिल रहा है। देखिए, ये सॉफ्ट का जमाना चला गया है। अब आप यस हो कि नो है,
अब देखिए ना वोट परसेंट देखिए ना कैसे हो रहा है। 2017 में देखिए पोलराइज हो रहा ना, जब पोलराइजेशन होता है तो वहां पे तुम हमारे आदमी हो कि तुम उनके आदमी हो, बताओ। तो वही अब उसमें हो गया कि भाई तुम अगर आप माथा टेक के कर लेंगे, आप जाके टीका लगा लेंगे, वो देखते हैं कि आपका उसके प्रति समर्पण कितना है। सिर्फ वो अभी भी जो बड़ा कास्ट है, जो लोग मैं देख रहा हूँ कि वो जोड़ चुके हैं कि काशी कॉरिडोर मतलब भाजपा, अयोध्या मंदिर मतलब भाजपा। तो वो आप उसको कर नहीं पा रहे हो, जो उन्होंने उस पर लीड ली, उन्होंने शुरुआत की। अब आप पहली बात है देखिए, आप उनके मैदान पे जीतता वो है जो अपना नैरेटिव सेट करता है। आप जिसके मैदान में खेलोगे वो जीतता। देखिए इन्होंने आपने क्या किया, अब आप कर लेंगे। इसके अलावा आप बीजेपी के मैदान में आ गए ना, तो बीजेपी के मैदान में आप मंदिर जाकर, मस्जिद जाकर आप उनको नहीं हरा सकते, क्योंकि वो सेट कर चुके हैं नैरेटिव पहले से ही। चलिए, बीजेपी ने अपना नैरेटिव सेट कर लिया है। हम जरा ज्ञानेंद्र शुक्ला जी के पास पहुंच जाए। ये जो कह रहे हैं आशीष जी की परशुराम की बात, तो क्या सचमुच परशुराम से कनेक्ट नहीं किया है इस बार ब्राह्मणों ने? देखिए अभिषेक जी, एक बात तो एकदम साफ है कि जब ब्राह्मणों की बात होती रही तो ब्राह्मणों की जो जिक्र होता तो हमेशा पूजा से, धार्मिक ग्रंथों से उस तस्वीर लोगों के जहन में उभरती रही। और जो हम कभी भी शंखनाद करना, बसपा भी अपना करती थी, शंख बजाते हुए दिखते थे ब्राह्मण, या ब्राह्मणों की वेद हाथ में ऐसे तस्वीरें भी आती थी। तो जो ब्राह्मणों का एक जो तस्वीर होती थी लोगों के जहन में, या खुद ब्राह्मणों को लगता था, तो ब्राह्मणों का हमेशा से जो हिंदुत्व की बात नवल जी ने शुरुआत में कही कि हिंदुत्व को लेकर तमाम लोगों ने जो वोट किया, उनके जानने वालों ने, तो यहाँ पर एक बात एकदम साफ है कि ब्राह्मणों का एक बड़ा तबका उनको ऐसा लगता है कि हिंदुत्व की जब भी बात होगी तो वो तमाम दूसरी वजहों को छोड़ देंगे, हिंदुत्व उनके लिए सर्वोपरि हो जाएगा। दूसरा, परशुराम से और राम की जब बात आएगी तो परशुराम के प्रति उनका सम्मान पूरा है, लेकिन जैसे आशीष जी ने कहा कि परशुराम का कहीं मंदिर नहीं, उनकी कहीं पूजा नहीं होती है। तो ऐसे में अगर एक नया कोई एक यहाँ पर एक तस्वीर तैयार की जाए, नई कोई परिभाषा दी जाए, उस पर शायद उतना इत्तेफाक राम बनाम परशुराम करने की एक पॉलिटिकल कोशिश हुई क्या? बिल्कुल साफ तौर से दिखाई दी। अगर बीजेपी योगी जब वहां पर कहा जा रहा था जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो वहीं पर उसके बरक्स तैयार किया गया परशुराम का और फरसा लिए हुए। और ऐसी तस्वीर शायद ब्राह्मणों में, मुझे ऐसा लगता है कि वो इस तरीके से अभी इतने उग्र रूप में ऐसे नहीं वो शायद पसंद करेंगे। और यही वो वजह रही कि हिंदुत्व पर उनका ज्यादा भरोसा रहा, बजाय परशुराम के फरसा लिए हुए एक तस्वीर पर, जहां पर बड़े उग्र तौर पर वो मौजूद हों और वो अपने हकों को लेकर चलें। तो ऐसे में ये जो उनकी थ्योरी तैयार की, नैरेटिव एक तैयार किया गया था, उसका ध्वस्त होना जमीन पर जो दिख रहा था वो बिल्कुल तय था। चलिए, तो ऐसे पत्रकारों ने ये कहा कि जो ब्राह्मण नैरेटिव सेट करने की कोशिश हुई है, अगर हम इस एग्जिट पोल के नजरिए से भी देखें तो ये उल्टा पड़ा है। मुस्लिम्स का क्या है, क्या लगता है? आप लोगों ने भी काफी दौरे किए, मुसलमान सब लोग कहते रहे एक तरफा पोलिंग, एक तरफा पोलिंग, एक तरफा पोलिंग। आपको लगता है सही में एक तरफा पोलिंग है, या उनके अंदर भी कोई ऐसी लहर रही या कुछ ऐसी बात रही जो उन्होंने बीजेपी को किया होगा? हो सकता है कुछ प्रतिशत ने, 2-3% ने किया हो, 4% किया हो, लेकिन हाँ एक तरफा पोलिंग मुझे तो ग्राउंड पर दिख रही थी कि 80 से 85% तक मुस्लिम वोट जो है वो समाजवादी पार्टी गठबंधन की ओर जा रहा है। लेकिन वो ये कि आज की तारीख में चुनाव सिर्फ आप एक जाति या एक किसी के आधार पर या मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन के आधार पर ही केवल आप हर सीट नहीं जीत सकते। हो सकता है कि उसका असर 30 से 40 से 45-50 सीटों तक हो, लेकिन आप चुनाव में आपको 203 सीटें जीतनी है, 202 सीटें जीतनी है आउट ऑफ 403, या 202 सीटें आपको जीतनी है, तो उसके लिए आपके साथ और भी सेक्शन होने चाहिए। और खास तौर से जो नॉन यादव ओबीसी है, अगर उसका बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी के साथ आ जाता तो शायद चीजें आज दूसरी होती। वो भी नहीं आया। प्लस अपर कास्ट का, जैसा कि बात है कि अपर कास्ट में कई सेक्शंस में नाराजगी दिखी, लेकिन जब बात है कि आप ऑप्शन किसे चुनेंगे, तो वो नहीं, मैं अपने रिलेटिव वगैरह से ही पूछ रहा था कि आप किसको वोट देंगे, तो वो बात कर रहे थे कि हाँ अनएम्प्लॉयमेंट है, ये है, वो है। लेकिन जब बात आती है कि आप वोट किसको देंगे, आप सही ये बात बताइए, मुद्दे तो ये सब है, तो वोट में वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। तो मुझे अंदाजा हुआ कि हाँ वो वापस जो है उनमें से कई लोग बीजेपी को वोट देने जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं, और जब बात आती है कि चुनना किसको है, मुद्दे उठाना, सोशल मीडिया पे सरकार के खिलाफ मुखर होना, वो अलग चीज है, और जाके बटन किसका दबाना वो अलग चीज है। अगर इंसान वाकई इतना नाराज है और उसको विकल्प कोई मिल रहा है तो वो बटन दबा देता है। अगर वो विकल्प नहीं ढूंढ पा रहा है तो वापस वो पिछले की ओर की चला जाता है। तो आप कह रहे हैं विकल्पहीनता बहुत बड़ा मुद्दा रहा। आपको लगता है कि 50% जाने में बीजेपी का वोट विकल्पहीनता या बिल्कुल ठोक करके भाजपा? नहीं, विकल्पहीनता तो नहीं, क्योंकि सामने जब सामने पार्टियां दिख रही थी कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी की लड़ाई है,
तो उनके पास ऑप्शन था, लेकिन बेहतर ऑप्शन कौन सा है, तो वो मुझको लगा कि बीजेपी अभी जो चर्चा चल रही थी राम और परशुराम वाली, देखिए बीजेपी की लगातार ये कोशिश रहती है कि वो जो वोटर है उसको हिंदू बना के रखे, क्योंकि एक साथ फिर वोट पड़ते हैं और जहां जाति में कन्वर्ट होता है तो दूसरे दलों को फायदा होता है। बीजेपी ने एक नया प्रयोग और किया कि जो छोटी जातियां थी, जो पिछड़े थे, उनके जो बाइफर या सब कास्ट थी, उन पे काम किया, उनके लोगों को टिकट दिया, उनको जिताने की कोशिश की। और तो सपा ने भी इस बार खूब दिए, हाँ, जाटवों को दिया, ओबीसी गैर यादव ओबीसी को यादवों के टिकट काट करके दिए, मुसलमानों के टिकट काट करके दिए, तो वो क्यों नहीं चला? हाँ, नहीं, जितनी चीज बीजेपी 17 में कर चुकी थी वो सपा ने भी की, लेकिन बीजेपी ने जो एक कोशिश ये की कि सवर्णों को अलग अलग बाइफरकेट नहीं किया, छोटी जातियों को बाइफरकेट किया, और जो सब लोग बात कर रहे हैं कि लाभार्थी और महिला और कानून व्यवस्था, वो बीजेपी का मुझको लगता है कि रिजल्ट देंगे। आपको भी लगता है महिला और कानून व्यवस्था गेम चेंजर रहा? बिल्कुल गेम चेंजर के तौर पर मौजूद रहा, क्योंकि इनको अक्सर ही काउंट नहीं किया जा रहा था। वो जब भीड़ में दिखाई नहीं दे रहे थे तो महिलाओं को लेकर, क्योंकि जैसे महिलाओं की लगातार जब वोटिंग टर्नआउट बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है उनकी किरदार भी उनका अहम हो जाता है, और ऐसे में अगर वो वोटिंग टर्नआउट बढ़ने के साथ साथ उनकी जागरूकता बढ़ी हुई थी और बीजेपी से वो कानून व्यवस्था के मुद्दे पर अपने आप को कनेक्ट महसूस कर रही थी। आपको भी लगता है कि ये साइलेंट वोटर के तौर पर यही वो मुद्दे रहे या मुखर मुद्दे रहे? हाँ, खास तौर से अगर ये सर्वे सही हो जाता है या इस तरह से चीजें आगे बढ़ जाती हैं, रिजल्ट के दिन भी लगभग ऐसे ही आंकड़े आते हैं, तो साइलेंट वोटर निश्चित तौर पे बीजेपी के फेवर में दिखा। और ये बात तो रैलियों में भी दिख रही थी कि वो जो वोकल तबका था सोशल मीडिया पे और ग्राउंड पर भी वो अपोजिशन के साथ था, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका था जो साइलेंट था, जो लिख नहीं रहा था, बोल नहीं रहा था, लेकिन शायद वो बटन बीजेपी का दबा के आया, इसीलिए सर्वे तो कम से कम यही शो कर रहे हैं। आपको भी यही लगता है? देखिए, हम इस्लामी वोटर क्या है, ये जो बीजेपी का वोटर है ना, वो 2017 से जो वोट कर रहा था 19 में, वो सेटल हो गया बीजेपी के साथ, तो वही साइलेंट था, मतलब वो सेटल था, वो उसको मालूम था कि हमें बीजेपी को वोट करना, तुम चाहे जो कर लो, तो वही साइलेंट वोटर था। उसमें बहुत बड़ा लाभार्थी वर्ग भी आ गया, उसमें महिला आ गया, क्योंकि बीजेपी ने क्या किया ना, उसी वोटर को इंगेज रखा, लाभार्थी बना दिया, महिला बना दिया, तो वो सेटल हो गया है बीजेपी की मानसिकता से, तो इसलिए आपको देखिए वही परसेंटेज दिख रहा है आपको हमेशा। और कोई काउंटर पोलराइजेशन जो होना था वो हुआ नहीं, वो होना ही था, वो क्योंकि वो जब उसको मालूम था कि देखिए ये सपा है, हमें सपा को वोट करना नहीं है, बसपा कमजोर हो चुकी थी, कांग्रेस थी नहीं, तो वो उसको आप काउंटर पोलराइजेशन बोले या मतलब उसको कहें कि वो टूटकर बीजेपी को वोट करना, वो बीजेपी से वो सेटल हो चुका है। 2019 में जितने बड़े वर्ग ने बीजेपी मुस्लिम वोटों की वजह से काउंटर पोलराइजेशन जो था वो हुआ, इसलिए वो सेटल हो गया, उसे मालूम था कि मुसलमान था जाना है तो हमें तो जाना ही है, तो इसलिए वो सेटल था, मतलब इस चीज को लेके। चलिए, तो इन तमाम पत्रकारों से हमने समझने की कोशिश की कि आखिर जो एग्जिट पोल के आंकड़े आए हैं, क्या वो सटीक हैं, क्या वो उस पर भरोसा करते हैं, और क्या जमीन पर घूमते घूमते उन्होंने भी ये पाया है कि आंकड़े ये सही हो सकते हैं, क्योंकि मुद्दे उस ओर ले जा रहे हैं। अब जब एग्जिट पोल के बाद एग्जैक्ट पोल आएगा, और अगर एग्जैक्ट पोल भी ऐसा रहता है या फिर इससे पलटता है, तब भी हम इन तमाम पत्रकारों की राय लेंगे और तब ये जानेंगे कि जब एग्जैक्ट पोल आया तो उसकी वजह क्या रही।